वेलकम स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा काइनेटिक्स का क्वेश्चन सेशन 3। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सेशन ओवर हो चुका है, जिसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप वो क्वेश्चन सेशन अभी तक अटेंड नहीं किए तो ज़रूर जाके हमारे वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में काइनेटिक्स प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन सेशन अवेलेबल है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन सेशन है उसमें मेनली हम आर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो वो सब क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और आज पूरा आर्हेनियस इक्वेशन का पॉसिबल क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, आगे बढ़ेंगे और आपका जो कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है, देन जो कॉलिजन थ्योरी हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आर्हेनियस इक्वेशन और कुछ पैरेलल रिएक्शन का और कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन का रिलेटेड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी क्लास में ही ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं मैं। तो जो क्वेश्चन कुछ छूट गए होंगे क्योंकि क्लास में टाइम लिमिटेड होता है, वो सब क्वेश्चन में क्वेश्चन सेशन में आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, द रेट लॉ of the mechanism of pyrolysis of acetaldehyde at 520 degrees Celsius and 0.2 bar each दिया है। रेट इक्वल टू K2 K1 by 2 K4 हाफ CH3 CHO का 3/2। देन लिखा है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी E in terms of rate law each, ए ऑप्शन दिया है EA2 प्लस EA1 प्लस 2 EA4। बी ऑप्शन दिया है EA2 प्लस हाफ EA1 माइनस EA4। सी ऑप्शन दिया है EA2 प्लस हाफ EA1 माइनस हाफ EA4। डी ऑप्शन दिया है EA2 माइनस हाफ EA1 प्लस हाफ EA4। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट सॉल्विंग करने का ट्रिक बता दूंगा। फिर से डेरिवेशन करके कुछ करके ये करके वो करके वैसे मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधा डेरिवेशन करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि जब इस टाइप का दिया हो, कुछ दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसका ट्रिक है कि जो ए ओवरऑल अगर मांगा होगा तो वो एग्जैक्टली के जैसे लिखा है वैसे ही हम ए लिख देंगे। समझ में आया? जैसे एग्जैक्टली के लिखा है वैसे एग्जैक्टली हम ए को लिख देंगे। कैसे होता है वो मैंने आपको क्लासेस के दौरान ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद के ओवरऑल अगर मांगा है और ई ओवरऑल, के ओवरऑल तो दिया है, ई ओवरऑल अगर मांगा है तो क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एडिशन हो जाएगा, जो डिवीजन रहेगा वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर ये जो टर्म है 2k4
इसका कोई भी लिंक नहीं रहेगा, इसका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। समझ में आया? मतलब इसमें जो k का टर्म मल्टीप्लाई है वही क्या होंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड है k वाला टर्म, वही क्या करेंगे, सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे और सिर्फ पावर ही पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये अगर EA2 है इसका, तो EA2 क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो ये प्लस साइन आया। उसके बाद K1 क्या है, मल्टीप्लाइड है, और K1 का पावर क्या है, हाफ है, तो हाफ EA1 हो जाएगा। और ये जो K4 है वो क्या है, डिवाइड हुआ है, तो हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा, EA4 हो जाएगा, माइनस हाफ EA4 हो जाएगा। समझ में आया? और ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा सी ऑप्शन दिया है। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो शॉर्टकट तरीका है, एक ए जब आएगा तो एग्जैक्टली के जैसा है, ए को भी वैसा ही एग्जैक्टली लिखना। 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 है, सब है यहाँ पे। पर जब हम सिर्फ ए लेंगे तब देखना, सिर्फ के वाला टर्म्स जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हुए हैं उनको ही हम लेंगे और पावर को ही हम कंसीडर करेंगे। तो के वाला टर्म क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, डिवाइड हुआ तो माइनस, और पावर अगर है कुछ भी तो पावर क्या होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो टर्म। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा थियोरिटिकल क्वेश्चन है। दिया है द इंक्रीज इन, रुकिए मार्कर चेंज कर देते हैं, द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, the increase in rate of reaction with rise in temperature, with rise in temperature is mainly due to, is mainly due to, A ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन दिया है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सी ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, और डी ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो पहले तो हम देख देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज होता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी तो कैंसिल आउट हो गया। तो 3 चांसेस है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकता है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। पर यहां पे लिख दिया कि राइज इन टेम्परेचर, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, तो इसको कैंसिल आउट कर दिए। अभी दोनों है, इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। तो याद रखना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस का चांस आप बोल सकते हो, नहीं तो इंक्रीज इन इफेक्टिव कॉलिजन। तो अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था उनको कुछ एनर्जी मिल जाएगा, हाँ या ना, उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, वो ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे। तो जब उनको कुछ एनर्जी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए
इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होगा मेरा आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि रेट कांस्टेंट फॉर ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, rate constant for a unimolecular reaction was 2.66 into 10 to the minus 3 second inverse and 2.2 into 10 to the minus 1 second inverse at T equal to 120 Kelvin and 360 Kelvin respectively। मतलब दो टेम्परेचर में, दो अलग अलग टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट का दो अलग अलग वैल्यू दिया है। ठीक है, द रेट कांस्टेंट इन सेकेंड इनवर्स एट 240 केल्विन would be at 240 केल्विन would be, ए दिया है 7.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, बी दिया है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, सी दिया है 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और मेरा डी दिया है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। दिया है कि दो टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट दे दिया है और बोला है कि तीसरा टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, अभी करते हैं हम सॉल्व इसे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है मेरा K1 का वैल्यू दिया है 2.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। K2 का वैल्यू कितना दिया है 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। T1 का वैल्यू कितना दिया है 120 केल्विन और T2 का वैल्यू कितना है 360 केल्विन और T3 का वैल्यू दिया है 240 केल्विन और मुझे K3 का वैल्यू क्या होगा वो मांगा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ln K2 बाय K1 इक्वल टू क्या होगा EA बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, हाँ या ना। तो इधर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ln 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू EA का वैल्यू हमें पता नहीं है, R का वैल्यू हमें पता है 8.314। तो इस इक्वेशन से हम EA का वैल्यू निकालेंगे और एक बार EA का वैल्यू निकल गया तो हमें K3 निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 3.14 इंटू 1 बाय 120 माइनस 1 बाय 360। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, ये जो
1/120 माइनस 1/360 डिवाइडेड बाई 8.314। तो ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है, क्या आता है, EA बाय 8.314 और इसका वैल्यू आएगा मेरा 5.55 इंटू 10⁻³ 5.55 इंटू 10⁻³ ठीक है। दैट इम्प्लाइज EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू हो जाएगा ln 2.2 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2.66 इंटू 10⁻³ हाँ इंटू 8.314 इंटू 1/5.55 इंटू 10⁻³ तो इस सबको अगर मैं सॉल्व कर दिया, इन सबको अगर मैं सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर कितना निकल रहा है, 6613.75 जूल मोल इनवर्स निकल रहा है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। नियरली इक्वल टू कितना आएगा, 6613.75 जूल मोल इनवर्स आएगा इसका आंसर। तो यहां तक आप लिख लीजिए पहले। तो मुझे मेरा EA का वैल्यू मिल गया है, मुझे मेरा EA का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। अब लिख लिए होगे, इसको इरेज कर रहा हूं। तो मेरा EA का वैल्यू कितना आया है, इधर लिख देता हूं। मेरा EA का वैल्यू आया है 6613.75 जूल मोल इनवर्स। ये मेरा EA का वैल्यू निकला, ठीक है। अभी देखिए मुझे K3 निकालना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ln K3/K2 इक्वल टू लिख सकता हूं EA/R 1/T2 माइनस 1/T3 आया ना। तो EA के जगह वैल्यू पुट करो, कितना हो रहा है 6613.75 बाय 8.314, क्योंकि ये भी जूल में है, ये भी जूल मोल इनवर्स में है, इंटू 1/360 माइनस 1/240 आया ना। तो इसका वैल्यू आता है सॉल्व करने से -1.10486। इसका वैल्यू कितना आएगा, -1.10486, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज K3/K2 का वैल्यू कितना है, K2 का वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻⁻1 आया ना, इक्वल टू हो जाएगा e⁻−1.10486 इक्वल टू वैल्यू आया 0.33, e⁻−1.10486 का वैल्यू आएगा 0.33 नियरली। तो K3 इक्वल टू हो जाएगा 0.33 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻1, 0.33 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻2, 7.3 इंटू 10⁻⁻2। यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, जो कि मेरा ए ऑप्शन है, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब कैलकुलेट कर रहे होगे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके, तब सही से कैलकुलेट करना। मतलब कहाँ पे एक वैल्यू गड़बड़ कर दिया, प्लस माइनस गड़बड़ कर दिया, तो आंसर गलत आ जाएगा, नहीं तो आपका आंसर भी इतना ही आएगा। समझ में आया, लिख लीजिए इसे। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ए रिएक्शन A plus B plus C gives rise to D follows the mechanism क्या दिया है, A plus B रिवर्सिबल हो रहा है AB, उसके बाद AB क्या हो रहा है C के साथ रिएक्ट करके D मेरा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। ये है उसका मैकेनिज्म। उसके बाद बोला है इफ डेल्टा H इज द गिवन है, ये वाला इक्विलिब्रियम है, ये वाला इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैं आपको बोला था इक्विलिब्रियम वाला जो रहता है वो फास्ट रहता है, तो ये होगा क्या, स्लो स्टेप। क्वेश्चन में दिया नहीं है पर मैं आपको लिखवा दिया ये, ठीक है। इफ डेल्टा H is the enthalpy change for fast reaction and E0 is the activation energy of second reaction then the activation energy for overall reaction is given by A में दिया है E0, B में दिया है E0 माइनस डेल्टा H, C में दिया है E0 प्लस डेल्टा H और D में दिया है E0 प्लस 2 डेल्टा H। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। लिख लिया होगा। तो अभी देखिए कैसे इसे सॉल्व करता है। तो अगर मैं जो पहला रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1 लिखूं, बैकवर्ड का K-1 लिखूं और इसका K2 लिखूं और बोलूं कि जब K1 होगा तब एक्टिवेशन एनर्जी होगा EA1, जब K2 होगा तब होगा क्या EA2, सॉरी EA-1, K-1 होगा तो, और जब K2 होगा तब बोल रहा हूँ EA2 हो रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी A1 हो रहा है, बैकवर्ड का A-1 हो रहा है और सेकंड रिएक्शन का EA2 हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया। उसके बाद देखिए A प्लस बी AB हो रहा है, तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, K1 K-1 इक्वल टू हो जाएगा AB बाय A इंटू बी। दैट इम्प्लाइज AB का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, K1 बाय K-1, A का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया। फर्दर देखिए स्लो स्टेप कौन सा है, ये है, तो मेरा रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू AB का कॉन्सेंट्रेशन इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना। तो इसमें AB का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, K2 K1 बाय K-1 A B C। समझ में आया। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ये हो गया मेरा क्या, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, हाँ या ना।
ये हो गया मेरा ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में मुझे क्या मांगा है कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा। तो मेरा के ओवरऑल हो गया कितना, K2 K1 बाय K-1। तो मेरा ई ए ओवरऑल क्या हो जाएगा, ई ए ओवरऑल इक्वल टू जो मल्टीप्लाई है वो प्लस होगा, जो डिवाइड है वो माइनस होगा। EA2 प्लस EA1 माइनस EA-1, EA-1। हाँ या ना, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया या नहीं। उसके बाद देखिए मेरा जो डेल्टा एच है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ या ना, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो यहाँ पे EA फॉरवर्ड कितना है, EA1। तो मैं लिख सकता हूं EA1 माइनस EA-1। हाँ या ना, तो EA1 माइनस EA-1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच लिख सकता हूं। एंड मेरा गिवन है, क्या गिवन है मेरा, जो EA2 है वो E0 है, उसका वैल्यू EA2 का वैल्यू क्या है, E0 है, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं EA2 की जगह क्या लिख सकता हूं, E0, और EA1 माइनस EA-1 की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच। तो मेरा EA ओवरऑल हो जाएगा E0 प्लस डेल्टा एच, E0 प्लस डेल्टा एच, जो मेरा सी ऑप्शन है, जो मेरा सी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, पहले देखेंगे तो आपको लगेगा इतना टफ क्वेश्चन है, ये है वो है, पर जब एक बार सॉल्व कर लिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ग्राफ बिटवीन log k वर्सेस 1/t is a straight line, as shown in the figure। एक फिगर दिया है, मैं ड्रॉ कर दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ OX इक्वल टू 5 एंड स्लोप इक्वल टू -1/2.303, देन EA इज, ए ऑप्शन दिया है 2.303 इंटू 2 कैलोरी, बी ऑप्शन दिया है 2/2.303 कैलोरी, सी ऑप्शन दिया है 2 कैलोरी, डी ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिच, ये ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिच। तो ऐसा एक ग्राफ किया है, ग्राफ ऐसा है, ये ओरिजिन है मेरा, जिसको O लिखा है, 1/t वर्सेस क्या है, log k है। तो k क्या है इधर, रेट कांस्टेंट है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में भी मेंशन कर देगा रेट कांस्टेंट। ये लाइन है, मुझे बोला है कि OX, ये है OX, तो OX का वैल्यू 5 बोला है, और इस लाइन का स्लोप बोला है कितना, -1/2.303। तो बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद मैं करवाता हूं। ठीक है, ऑप्शन मिटा रहा हूं। तो आपको पता है
कि log k और 1/t के टर्म्स में अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या होता है, log k इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 r इंटू 1/t, ये होता था मेरा इक्वेशन। तो मेरा ये जो log a है वही होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इक्वल टू ओ एक्स इक्वल टू क्या होगा, log a होगा। समझ में आया? और मेरा एक्टिवेशन एनर्जी EA माइनस EA बाय 2.303 r क्या होगा, स्लोप होगा, हाँ या ना, जिसका वैल्यू कितना दिया है, -1/2.303 दिया है। समझ में आया? तो इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू 5 दिया है और इसका वैल्यू दिया है -1/2.303। समझ में आया? तो यहां से मेरा a का वैल्यू कितना आ सकता है, 10⁵। ये तो आपको पूछा नहीं है फिर भी बता दिया। और यहां से देखिए 2.303 कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस भी कैंसल आउट हो गया, तो मेरा EA बाय आर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। EA बाय आर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, हाँ या ना। दैट इम्प्लाइज EA इक्वल टू आर हो गया, EA इक्वल टू आर हो गया। और देखिए आंसर में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैलोरी में दिया है, तो R का वैल्यू कैलोरी में क्या होता है, 2 कैलोरी मोल इनवर्स, है ना, 2 कैलोरी मोल इनवर्स होता है किसका, R का वैल्यू 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है, हाँ या ना, होता है या नहीं, तो वो हो जाएगा मेरा आंसर। समझ आया? तो मेरा जहां पे आंसर लिखा है 2 कैलोरी मोल इनवर्स लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, छोड़ दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखना चाहिए था, ठीक है। लिखना चाहिए था। तो मेरा जो EA इक्वल टू 2 कैलोरी दिया है, सी ऑप्शन, वो होगा आंसर, वो होगा आंसर, ठीक है। कैलोरी मोल इनवर्स लिखना चाहिए, आंसर में नहीं लिखा है, पर आप एडजस्ट कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 2 होगा इसका आंसर। टू होगा मेरा आंसर, ठीक है। इरेज कर रहा हूं। अभी चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर फास्ट ऑर्डर reaction A gives rise to P, the temperature dependent rate constant was found to follow the equation log k equal to -2000 by t plus 6.0, then A and EA respectively are A ऑप्शन दिया है 1 × 10⁶ सेकेंड इनवर्स,
एंड 9.2 किलो जूल मोल इनवर्स। बी ऑप्शन दिया है 6 सेकेंड इनवर्स एंड 16.6 किलो जूल मोल इनवर्स। सी ऑप्शन दिया है 1 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स एंड 16.6 किलो जूल मोल इनवर्स। और डी ऑप्शन दिया है 1 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स एंड 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स। 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले मैं सॉल्व करवा दूं। तो सिंपली दिया है, रेट का एक इक्वेशन दिया है, उसको ही हमें कंपेयर कर देना है और कुछ टेंशन नहीं। ए और ई हमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। तो देखिए, ए और ई मुझे निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करूंगा मैं, इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, तो मैं नॉर्मल इक्वेशन लिख सकता हूं, लॉग के इक्वल टू क्या होता था, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी प्लस लॉग ए होता था। तो 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो मेरा log a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁶ सेकेंड इनवर्स। तो मेरा a तो मिल गया। अभी EA के लिए चलते हैं। माइनस EA बाय 2.303 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2000। माइनस माइनस कैंसल हो, तो EA का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 3.14, 8.314। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 38294.284 जूल मोल इनवर्स। तो इसको अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, 3829 जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, जिसको मैं नियरली इक्वल टू लिख सकता हूँ 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स। 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स, हाँ है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, 10⁶ सेकेंड इनवर्स कॉमा 38.3 किलो जूल मोल इनवर्स, हाँ है ना। जो है मेरा डी ऑप्शन, जो है मेरा डी ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एंडोथर्मिक, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन where
डेल्टा एच represents enthalpy of reaction in kilojoule mole inverse EA will be ए ऑप्शन दिया है EA लेस देन डेल्टा एच, बी ऑप्शन दिया है 0, सी ऑप्शन दिया है EA ग्रेटर देन डेल्टा एच और डी ऑप्शन दिया है EA इक्वल टू डेल्टा एच। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, बहुत इजी मेथड है सॉल्व करने का। तो मैं अगर ड्रॉ करूं ग्राफ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। तो ये है मेरा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ या ना, और ये है मेरा डेल्टा एच। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, ये वाला ग्राफ होगा। तो यहां से पता चल रहा है कि एंडोथर्मिक के लिए हर वक्त क्या होगा, EA ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हम जितना कम कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हम जितना कम कर देंगे डेल्टा एच भी उतना कम हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम छोटा भी कर दें कि ऐसा रिएक्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है, तो भी क्या होगा, ये वाला मेरा एक्टिवेशन एनर्जी होगा और ये वाला मेरा क्या होगा, डेल्टा एच। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर होगा ऑलवेज रिएक्टेंट के एनर्जी से। देखिए कैसे, अगर मैं ऐसा भी बोलूं रिएक्टेंट जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, पर ये क्या है, एंडोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा ही होगा, मतलब उसका एनर्जी। तो ये मेरा EA है और ये मेरा डेल एच है, ये EA है और ये डेल एच है। तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, EA ग्रेटर देन डेल्टा एच होता है। तो आंसर होगा मेरा सी। अभी देखिए अगर एक्सोथर्मिक हो रहा होगा तो क्या होगा, मैं आपको अच्छे तरह से बता रहा हूं। अगर एक्सोथर्मिक हो रहा है तो क्या होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहेगा, तो इस टाइप का होगा। तो ये है मेरा क्या, EA और ये है मेरा डेल्टा एच। अगर एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में है, अगर स्लो रिएक्शन है, तो इस केस में क्या होगा, EA ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, हाँ या ना। पर देखिए अगर इस टाइप का रिएक्शन होगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है, इस टाइप का रिएक्शन होगा, ये भी तो एक्सोथर्मिक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी कम है प्रोडक्ट के एनर्जी, सॉरी रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट के एनर्जी से, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए देखिए ये वाला EA है, हाँ या ना, ये वाला हमारा EA है, डेल्टा एच क्या हो रहा है, ये बड़ा वाला हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ये बड़ा वाला हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, EA लेस देन डेल्टा एच हो जाएगा। समझ में आया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में दो टाइप का केस पॉसिबल है, पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में ऑलवेज EA ग्रेटर देन डेल एच होता है। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। अगर एक्सो का बात आया एंड मोर देन वन आंसर करेक्ट अगर दिया है तो A और C आंसर हो जाएगा, A एंड C आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है, कभी कभी वो भी हो सकता है। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है या वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी है, वैसा कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया होगा, तो एक्सोथर्मिक के लिए दो आंसर होगा, पर एंडो के लिए ऑलवेज EA ग्रेटर देन डेल एच होगा। ठीक है, कर लिए होंगे, इरेज कर देता हूं।
अभी चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो मेरा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन ग्रोज 15.6 times on increasing temperature by 30 Kelvin, then temperature coefficient इटा इक्वल टू क्या, इटा इक्वल टू क्या, वो दिया है क्वेश्चन। ए में दिया है 2, बी में दिया है 2.5, सी में दिया है 3, डी में दिया है 3.5। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता था पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए रेट कांस्टेंट का रेशियो, नहीं तो हम बोल सकते थे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो को हम बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए मैं बोल सकता हूं कि इटा इक्वल टू आर टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय आर टी। वैसे मैं इटा इक्वल टू ये भी बोल सकता हूं कि आर टी प्लस 20 डिवाइडेड बाय आर टी प्लस 10, क्योंकि 10 डिग्री राइज ही हो रहा है। वैसे सिमिलरली मैं बोल सकता हूं आर टी प्लस 30 डिवाइडेड बाय आर टी प्लस 20, है ना। अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा इटा इंटू इटा इंटू इटा इक्वल टू आर टी प्लस 10 बाय आर टी इंटू आर टी प्लस 20 बाय आर टी प्लस 10 इंटू आर टी प्लस 30 बाय आर टी प्लस 20। तो देखिए आर टी प्लस 20 कैंसिल, आर टी प्लस 10 कैंसिल, तो फाइनली हो जाएगा आर टी प्लस 30 बाय आर टी। तो मैं लिख सकता हूं क्या, दैट इंप्लाइज इटा क्यू इक्वल टू आर टी प्लस 30 बाय आर टी। और गिवन है कि रेट 1.5 टाइम्स ग्रो कर रहा है जब 30 केल्विन इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 15.6। दैट इंप्लाइज इटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.6 टू द पावर 1/3, 15.6 टू द पावर 1/3, जिसका वैल्यू आएगा कितना 2.5। तो मेरा आंसर होगा 2.5। लिख लीजिए, जिसका आंसर कितना आएगा 2.5 आएगा। तो समझ में आया कैसे सॉल्व हो रहा है। ये 15 है रे, कंफ्यूज मत हो, नहीं 15 है, 15 है ये। कोई सोचेगा 18 लिखा है, बोल देगा सर आप गलत बोले हो, ऐसे बोल सकते हो ना, तो मैं करेक्शन करवा दिया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। तो अगर 40 केल्विन इंक्रीज बोला होगा तो ईटा 4 हो जाएगा, 50 केल्विन होगा तो ईटा 5 हो जाएगा, 60 केल्विन होगा तो ईटा टू द पावर 6 हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। इरेज कर रहा हूं।
तो क्वेश्चन नंबर आएंगे नेक्स्ट 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं, 9, सॉरी 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर parallel reaction the Arrhenius factor for the formation of two products are दिया है एक 10 to power 10 एंड एक दिया है 10 to power 8 सेकेंड इनवर्स एंड their activation energies are 150 and 75 किलोजूल मोल इनवर्स। मतलब एक पैरेलल रिएक्शन दिया है जो कि फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है और उसका जो दो प्रोडक्ट निकाल रहा है, दोनों का आरएनएस फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली at what temperature the two products will be formed at the same rate, ठीक है। यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये टाइप का क्वेश्चन आपका नाट टाइप का सेक्शन में भी आ सकता है और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन कुछ भी दिया नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके सॉल्व करवा दूंगा, सब सॉल्व करवा। ठीक है, इरेज करता हूं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए, सॉल्यूशन क्या गिवन है? रिएक्शन गिवन, ए एक बी बन रहा है और एक सी बन रहा है। इसके लिए A1 का वैल्यू कितना दिया है? 10 to power 10। इसके लिए A2 का वैल्यू दिया है 10 to power 8, है ना, सेकेंड इनवर्स। ये 1 का वैल्यू दिया है 150 किलो जूल मोल इनवर्स, इक्वल टू 150 इंटू 10 to power 3 जूल मोल इनवर्स हम लिख सकते हैं। वैसे इसके लिए E2 कितना दिया है? E2 इक्वल टू 75 किलो जूल
मोल इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। ये हमारा गिवन है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, K1 इक्वल टू लिख सकते हैं, K1 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, A1 माइनस EA1 बाय RT है ना। हम लिख सकते हैं कि एट टेम्परेचर T, अगर कोई गिवन टेम्परेचर है तो K1 इतना होगा, K2 इक्वल टू कितना होगा, A2 ई टू पावर माइनस EA2 बाय RT। हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, सिर्फ RNS इक्वेशन यूज किया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डॉट इम्प्लाइज log K1 इक्वल टू log A1 माइनस EA1 बाय 2.303 RT। और इसको लिख सकता हूं मैं log K2 इक्वल टू log A2 माइनस EA2 बाय 2.303 RT है ना। और क्या है, ये जो एट गिवन टेम्परेचर अगर हम पकड़ ले, गिवन क्या है, K1 इक्वल टू K2 होता है एक टेम्परेचर में, वो टेम्परेचर निकालने के लिए बोला है। तो अगर हम पकड़ ले कि ये T टेम्परेचर में ही K1 इक्वल टू K2 होता है, तो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि log K1 इक्वल टू log K2 भी होता है। तो log K1 log K2 होता है, मतलब log A1 माइनस EA1 बाय 2.303 RT इक्वल टू हो जाएगा log A2 माइनस EA2 डिवाइडेड बाय 2.303 RT है ना। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ऊपर का इरेज करूंगा, समझ में आया। तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखिए वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, log 10 माइनस 150 इंटू 10⁻³ बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू T है ना, इक्वल टू log 10⁻8 माइनस 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू T है ना। तो log 10⁻10 का वैल्यू होता है 10 माइनस 7834.06 बाय T इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 3917.03 बाय T। समझे, ये वैल्यू को हमने सॉल्व कर दिया। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 इक्वल टू 78, ये इस साइड चला जाएगा 06 बाय T माइनस 3917.063 बाय T। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं 2 इक्वल टू 7834.06 बाय T डिवाइडेड T माइनस 3917.03। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये दैट इम्प्लाइज T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7834.06 माइनस 3917.03 बाय 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1958.5 केल्विन।
1958.5 केल्विन। तो 1958.5 केल्विन होगा मेरा आंसर। यही टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर में क्या होगा, K1 इक्वल टू K2 होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेशन आप चाहे तो फिर से एक बार कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। आपका प्रैक्टिस होगा तो आप खुद करो, बेटर है। मैंने करवा दिया है क्योंकि आपको आंसर जानना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा सही। और कैलकुलेशन आप स्टेप बाय स्टेप चेक भी कर सकते हो अगर आपने कहाँ पे गलती की है। तो ये मेरा 9वां नंबर भी खत्म हुआ। ठीक है, इरेज करता हूं। तो अभी हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, द रिवर्सिबल रिएक्शन SP is catalyzed by a catalyst। ठीक है, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू दे दिया है P/Q का कॉन्सेंट्रेशन, और S दिया है PQ क्या, P/S का कॉन्सेंट्रेशन इज 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3। देन दिया है द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट was found to be 5 × 10⁻4 second inverse and 4 × 10⁻6 second inverse in presence and absence of catalyst respectively। मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे दिया है। ठीक है, देन लिखा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, रेट कांस्टेंट पूछो। ए दिया है 5 × 10⁸ सेकेंड इनवर्स, बी दिया है 2 × 10⁻9 सेकेंड इनवर्स, सी दिया है 10⁻10 सेकेंड इनवर्स, और डी दिया है 5 × 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो TIFR 2012 में आया था। TIFR के 2012 ईयर के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए TIFR में भी कितना इजी क्वेश्चन आता है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोग देखोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, हाँ या ना, पर इसका सॉल्यूशन 2 लाइन का है, सिंपली 2 लाइन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बच्चा देखेगा तो क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, TIFR का क्वेश्चन है तो कुछ टफ होगा, कुछ ट्रिकी होगा, पर कुछ नहीं है, सिंपली यूज करो। ठीक है, तो अभी इरेज करता हूं, लिख लिए होंगे।
ठीक है, हो गया। अभी सॉल्व करते हैं, देखिए कितना इजी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत इजी है। गिवन क्या क्या है लिख लीजिए। के एफ कैटालिटिक लिखा है, ये गिवन है, हाँ या ना। फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का, और के एफ ऑन कैटालिटिक भी गिवन है, कितना ऑन कैटालिटिक भी गिवन है 4 × 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स, और गिवन है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका वैल्यू दिया है 2 × 10⁻3। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जो कैटालिस्ट होता है वो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं करता है। वो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं करता है। ओनली इक्विलिब्रियम अटेन का जो टाइम है उसको वो चेंज कर सकता है, पर के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है ना उसको वो चेंज नहीं करता। क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाता है। तो फॉरवर्ड बढ़ रहा है और बैकवर्ड भी बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू के एफ कैटालिटिक बाय के एफ के बी कैटालिटिक, जो होगा के एफ ऑन कैटालिटिक बाय के बी ऑन कैटालिटिक, क्या होगा वही होगा। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं के एफ ऑन और के बी ऑन कैटालिटिक मुझे मांगा है, के बी ऑन कैटालिटिक मतलब के रिवर्स, इसको रिवर्स बैकवर्ड को बी लिखा हूं, रिवर्स रिएक्शन में क्या लिखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, तो बी लिखा हूं, इक्वल टू हो जाएगा के एफ ऑन कैटालिटिक बाय के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 4 × 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कितना दिया है 2 × 10⁻3। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, जो कि मेरा बी ऑप्शन है, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये वाला के एफ कैटालिटिक के फॉरवर्ड कैटालिटिक सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है। इसका आंसर निकलने के साथ कोई भी लिंक नहीं है। ऑन कैटालिटिक मिला, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला, हमने कंपेयर कर दिया, हमें आंसर मिल गया। देखिए 2 लाइन का आंसर है, इतना मैंने लिखा दिया, पर आपको क्या करना है, ये 1 लाइन ही है, ये लिखना है, ये लिख दिया, खत्म, आंसर आ गया। तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अभी हम करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, दिया है फॉर रिएक्शन ए K1 to B 2K1 2K2C ये रिएक्शन फाइंड क्वांटम यील्ड, फाइंड क्वांटम यील्ड। तो ए दिया है K1 बाय K1 प्लस K2 B कॉमा क्वांटम यील्ड फॉर बी दिया है, ये बी दिया है 2K1 बाय 2K1 प्लस K2,
C दिया है 2K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 2K2 और D दिया है K1 बाय K1 प्लस 2K2। ये 4 ऑप्शन दिया है और बोला है कि क्वांटम यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है क्वांटम यील्ड, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब पैरेलल रिएक्शन रहता है तब हम क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करते हैं कि किसका यील्ड कितना % आया है, क्योंकि दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट का यील्ड कितना होगा क्वांटम यील्ड और दूसरा प्रोडक्ट का क्वांटम यील्ड कितना होगा, हम कंपेयर करते हैं। तो क्वांटम यील्ड का एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना, जिसका क्वांटम यील्ड मांगा है उसका फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे बी और सी दोनों फॉर्मेशन हो रहे हैं ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा क्वांटम यील्ड। ये होता है उसका फॉर्मूला, आपने लिख लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कर देता हूं, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड फॉर बी अगर मैं लिखा, फॉर बी अगर मैं लिखा, उसको लिखते हैं हम 5, उसको हमें निकालने के लिए बोला है, तो उसको बोलते हैं क्या 5, ठीक है। तो मेरा ये वाला रिएक्शन है, तो मैं इससे लिख सकता हूं कि हाफ dB/dt, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K1A लिख सकता हूं या नहीं। वैसे मैं लिख सकता हूं इधर की फॉर्मेशन ऑफ C इक्वल टू लिख सकता हूं 2K2A, ये लिख सकता हूं, हाँ या नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें ये वाला दिया है, ये उसका कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा इक्वल टू K1 है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा 2K2A, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट कितना है 2K2 और रिएक्टेंट का कांसंट्रेशन है A। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज dB/dt इक्वल टू 2K1। तो ये है क्या, मेरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B है। ये वैसे मेरा क्या है, इसको बोल सकता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C भी बोल सकता हूँ। तो यहां तक समझ में आया, आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिए कि क्वांटम यील्ड चल नहीं रहा है, मार्कर थोड़ा चेंज कर देता है। क्वांटम यील्ड ऑफ बी अगर लिखूंगा मैं, जिसको मैं 5B भी लिखता हूं, तो हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो उसको मैं लिखता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या सी, क्योंकि दो प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा मेरा 2K1A बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस सी। तो लिख सकता हूं क्या 2K1A प्लस 2K2A, हाँ या ना, ये वाला गिवन है ना, ये लिख सकता हूं। तो दैट इंप्लाइज मेरा 5B क्या हो जाएगा, सबसे A कैंसल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन जाके कैंसल आउट हो जाएगा, K1 बाय K1 प्लस K2, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, A ऑप्शन है, जो कि मेरा A ऑप्शन है। तो मैं क्वांटम यील्ड को ऐसे भी लिख सकता हूं शॉर्टकट में कि क्वांटम यील्ड को कि क्या होगा, रेट कांस्टेंट को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो डायरेक्ट क्वांटम यील्ड जानना है, RF
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। उसको सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमें मिल गया हमारा क्या, क्वांटम यील्ड। ठीक है, वैसे हम क्वांटम यील्ड ऑफ सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, करेंगे यहाँ पे, फिर से कर रहा हूं। बी का तो पता चल गया आपको, तो क्वांटम यील्ड ऑफ अगर मुझे सी कैलकुलेट करना है, सी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये हो गया 2k2 a डिवाइडेड बाय 2k1 a प्लस क्या हो गया 2k2 a। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, k2 बाय k1 प्लस k2, k2 बाय k1 प्लस k2। ये हो गया मेरा क्वांटम यील्ड ऑफ सी का फॉर्मूला, क्वांटम यील्ड ऑफ सी का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड ऑफ सी अभी अगर मांगा होगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपने लिख लिया होगा तो मैं इरेज कर दे रहा हूं। ऊपर का भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अभी आज का फाइनल क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, जो है मेरा 12 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, वही क्वांटम यील्ड के ऊपर क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए और एक करवा दे रहा हूं। ए K1 टू बी K1, इसमें सब K1 लिखा है, देखिए अच्छे तरह से, 2K1 D, 2K1 D। तो बोला है कि फाइंड क्वांटम यील्ड ऑफ B C D। फाइंड क्वांटम यील्ड ऑफ, क्या लिखा है, B C D मांगा है। सब K1 है, ये भी K1 है, ये K1 है, ये 2K1 ग्रेड कांस्टेंट। और बोला है कि क्वांटम यील्ड फाइंड करने के लिए किसका, B C और D का। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सॉल्यूशन देखिए, इधर हमें पता है क्या होगा, हाफ dB बाई dt इक्वल टू लिख देंगे क्या, K1A। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, dB बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K1A। आया ना। वैसे dC बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1A। वैसे dd बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K1। है ना, यहां तक समझ में आया। ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन सफर। तो उसके बाद मेरा टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख सकता हूं मैं क्या, K1A प्लस 2K1A प्लस K1A प्लस 2K1A। हाँ या ना, BC और D का तो हो गया कितना, 5K1A। ये हो गया मेरा क्या, टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
प्रोडक्ट। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद मेरा क्या दिया है, क्वांटम यील्ड ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन बी बाय टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इक्वल टू लिख दिया मैं 2k1a बाय 5k1a, कैंसल आउट तो ये हो गया कितना 2/5, ये हो गया 2/5। तो 2/5, तो 2/5 कितना होता है, 0.4 होता है, हाँ या ना, 2/5 होता है 0.4। उसके बाद क्वांटम यील्ड ऑफ सी, तो क्या हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इक्वल टू कितना हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी k1a बाय 5k1a। तो k1a कैंसल, तो ये हो गया 1/5, तो हो गया कितना 0.2। ठीक है, लिख लिया, ये नीचे का तो लिख लिया होगा। उसके बाद देखिए क्वांटम यील्ड ऑफ डी क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी कितना हो रहा था 2k1a डिवाइडेड बाय 5k1a का कॉन्सेंट्रेशन, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, तो हो गया 2/5 इक्वल टू 0.4। तो ये होगा कितना 5 क्वांटम यील्ड ऑफ बी हो जाएगा 0.4, क्वांटम यील्ड ऑफ सी हो जाएगा 0.2 एंड क्वांटम यील्ड ऑफ जी हो जाएगा 0.4। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 40% भी बोल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड, और ये हो जाएगा कितना 20%। अगर ये परसेंटेज यील्ड हो गया तो ये हो जाएगा क्वांटम यील्ड इतना होगा, तो परसेंटेज क्वांटम यील्ड कितना होगा 20%, और इसका होगा कितना 40%। तो 40 40 80 20 कितना हो गया 100% हो गया, समझ में आया? तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर जो मांगा था। तो ऐसे आपको नाट टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करने के लिए, नहीं तो ये एमसीक्यू में तो आराम से ही पूछ सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन सेशन में मैंने आरएनएस इक्वेशन के रिलेटेड और कुछ पैरेलल रिएक्शन के रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें हम कॉन्जुगेटिव रिएक्शन के बारे में और जो फर्दर टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।